हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांग जी विंग को अपने घर लेकर आया था और विंग को अपने घर बंद कर दिया था। वांग जी विंग के सामने ही किसी और ओमेगा को अपने करीब खींच लिया था, जिसे देखकर विंग को बहुत बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ था, जलन हुआ था और वो हर्ट भी हुआ था। साथ ही में वो खुद को दिलासा दिए जा रहा था और खुद को समझा रहा था कि तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि वांग जी मूव ऑन कर रहा है। विंग, तुम खुद ही तो चाहते थे कि वांग जी तुमसे दूर रहे, वांग जी अपना लाइफ तुम्हारे बिना जिए, तुमसे मूव ऑन करे और एक अच्छा लाइफ जिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो तुम्हें उससे खुश होना चाहिए। ये बातें विंग खुद को समझा तो रहा था, इन बातों से वो खुद को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वांग जी ली शाओ को ऑफिस रूम के अंदर लेकर गया और तुरंत अपने से दूर धकेल दिया। ली शाओ सीधा टेबल से जाके टकरा गई। उसका जो बैक है ना, वो बहुत बुरी तरीके से टेबल के कॉर्नर से लगा था और उससे बहुत तेज़ दर्द हुआ था। उसके मुंह से एक चीख भी निकल गया था, लेकिन रूम साउंड प्रूफ था तो उसका आवाज़ बाहर नहीं आया था। ली शाओ, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा खुशी आ गया था, एक अनजाना हो पाया था वांग जी के उसे ऐसे अचानक अपने करीब खींचने से, वो फिर से कहीं गायब सा हो गया था। वो हैरान परेशान नज़रों से वांग जी को देखे जा रही थी। शायद वो वांग जी से ये कहना चाहती थी कि हुआ क्या है, वांग जी ने उससे ऐसा बिहेव क्यों किया, लेकिन वो ये कह नहीं पा रही थी। वांग जी का चेहरा पूरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वांग जी ने अब एक कदम आगे बढ़ाया और ली शाओ के सामने आके खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने पैंट्स के पॉकेट में डाला और बहुत ही एटीट्यूड के साथ ली शाओ के सामने खड़ा हो गया। वो ली शाओ को पाँव से सर तक घूरे जा रहा था। उसके घूरने में ना कोई गंदा इशारा था और ना ही कोई प्यार था, कोई जेंटलनेस था। वो बहुत ज़्यादा स्टिफ था और बहुत कठोर था। ली शाओ ने एक गल्प किया। वो वांग जी के घूरने से डर रही थी, सचमुच वो डर रही थी। वांग जी ने अपने ठंडे वॉइस से कहा, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे अपनी कंपनी के बारे में जितना पता है उतने में मैं श्योर हूँ कि फ़िलहाल सनफ्लावर के साथ शाओ कॉरपोरेशन का कोई डील नहीं चल रहा है, ना ही कोई प्रोजेक्ट और ना ही कोई अपकमिंग डील साइन होने वाला है। तो फिर मिस ली, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये सुनकर ली शाओ ने थोड़ा सा अपनी नज़रों को इधर उधर किया। वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये बात तो सच है, वो तो आज यहाँ पर लान वांग जी से मिलने आया था, बस कोई काम से नहीं। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, वांग जी, वो मैं तुमसे मिले। इससे ज़्यादा ली शाओ कुछ कह पाती, वांग जी ने अपने हाथों के इशारे से उसे शांत कर दिया, उसका मुंह ही बंद कर दिया और फिर कहा, डोंट कॉल मी वांग जी, मिस्टर लान। मिस ली, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ तो बदले में मुझे भी रिस्पेक्ट ही चाहिए और कुछ नहीं। हम ना ही फ्रेंड्स हैं और ना ही फैमिली, तो आपको मुझे फॉर्मली बुलाना चाहिए। सो मिस ली, प्लीज़ स्पीक अप, क्या काम था आपको? ये कहते हुए वांग जी ने टेबल पर रखे हुए अपने गन को उठा लिया और वो अपने गन को अच्छे से देखने लगा, घुमा फिरा कर। उसका नज़र अपने गन पर था। ली शाओ डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। वांग जी अभी ठीक वैसा ही शांत था जैसे कुछ देर पहले वो गन शूट करने से पहले था। कुछ देर पहले का नज़ारा ली शाओ के नज़रों के सामने आ गया। सारे लोग बैठकर वांग जी को फोर्स किए जा रहे थे कि वांग जी उनके इनलीगल काम को ना रोके। वांग जी ने पहले ही साफ साफ ये कह दिया था कि वो जब तक है तब तक इलीगल काम्स नहीं होंगे, खासकर उन बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उन बच्चों के फ्यूचर को वो ख़राब नहीं होने देंगे जो अभी बस हाई स्कूल में हैं या फिर अभी ही कॉलेज में उठे हैं।
उसने पहले ही ये क्लियर कर दिया था, लेकिन वो सारे लोग समझ ही नहीं रहे थे। वो लान वांगजी को बहुत ही कैजुअली ले रहे थे। वांगजी उस वक्त भी अपने गन को बहुत अच्छी तरीके से घुमा फिरा कर देख रहा था, जैसे कि वो खुद अपने गन को एडमायर कर रहा है। लोग क्या बोल रहे हैं उसके आसपास, किस बात को लेकर बहस हो रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, उस पर वांगजी का कोई ध्यान है ही नहीं। लेकिन सडनली वांगजी ने बस शूट कर दिया था। तो वो नज़ारा जैसे ही ली शाओ के सामने आया ना, वो डर गई, बहुत बुरी तरीके से वो डर गई। उसने अपने आप को कांपने से रोकते हुए कहा, वो वांगजी, हम फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ और कुछ नहीं। वांगजी ने इस बात पर ली शाओ की तरफ अपनी नज़रों को उठाकर देखा और बड़े ही अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, ओ रियली, बट मुझे तो पता नहीं था कि हम फ्रेंड्स हैं। यह सुनकर शर्म से ली शाओ का जो फेस है वो लाल हो गया था। ली शाओ तुरंत ही अपनी नज़रों को झुका लेती है। वो शर्मिंदा है, उसे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ। ली शाओ को लगा कि आज वो लान वांगजी से नहीं बचेगा, लान वांगजी के सवालों से नहीं बचेगा। और अगर उसने इधर उधर का जवाब दिया या फिर लान वांगजी के सेटिस्फाई होने जैसा कुछ जवाब ना दिया, तो उसके जान पर भी बन सकता है या फिर उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना भी हो सकता है। इसलिए ली शाओ तुरंत ही अपने आप को संभाल के कहती है, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है मिस्टर लान। आई एम रियली सॉरी अगर आप मुझसे डिस्टर्ब हुए हो या फिर मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो। ये कहते हुए वांगजी से अपनी नज़रों को छुपाते हुए ली शाओ तुरंत ही उस ऑफिस रूम से निकल आती है। वो एक पल के लिए भी उस घर में नहीं रुकती, सीधा वो बाहर आ जाती है और अपने कार में बैठ जाती है, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने ली शाओ को देखा और तुरंत कहा, मैम क्या हुआ, क्या आप मिस्टर लान से मिले, उनसे बात किया, क्या आपने डेट फिक्स किया? वो सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन ली शाओ ने 1 मिनट में उसका सारा एक्साइटमेंट हवा में उड़ा दिया था, क्योंकि अपना गुस्सा उसने उस सेक्रेटरी के ऊपर पूरा झाड़ दिया था। मतलब उसने एक ज़ोर का चांटा मारा था और कहा, शट आप, अपनी औकात में रहो, इतना ज़्यादा सवाल करना, हाँ, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखा है? ये कहते हुए ली शाओ एक गहरा सा व्रत लेती है और कहती है, चलो यहाँ से। वो सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी, क्योंकि उसे बहुत बहुत ज़ोर का लगा था। वो भी एक ओमेगा है और वो एक फीमेल ओमेगा ही है। उसका फेस एकदम दुख रहा था, उसका एक साइड का जो फेस है ना, वो शायद रेड हो चुका था। उसने एक पर अपने आप को मिरर में देखा और उसे बहुत गुस्सा आया ली शाओ पर, लेकिन वो क्या ही कर सकती है, वो उसका बॉस है। इसलिए वो सेक्रेटरी तुरंत कार को स्टार्ट कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। वांगजी जो अपने ऑफिस के विंडो से ली शाओ के कार को बाहर जाते हुए देखता है और फिर सॉन्गलैन को बुलाता है और सॉन्गलैन पर अपना गुस्सा एकदम उतार देता है। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है? दिन ब दिन तुम बहुत ज़्यादा निकम्मे होते जा रहे हो सॉन्गलैन। तुम्हें नहीं लगता कि अब मुझे दूसरा सेक्रेटरी चाहिए? नहीं, अगर तुम कोई काम कर ही नहीं सकते तो मैं तुम्हें बेकार में अपने पास रखकर क्यों सैलरी दूँ? सॉन्गलैन ने अपना सर झुका लिया। उसे पता है आज उसने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये ली शाओ बिन बताए आ गई। खैर, सॉन्गलैन ने अपना सर झुका कर रखा। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था उस ली शाओ पर। वो मीगा एक सरदर्द है सच में। खैर, वांगजी ने अच्छी तरीके से सॉन्गलैन का क्लास लिया और फिर वो निकल आया ऑफिस रूम से और सीधा अपने बेडरूम में चला गया। बेडरूम में जाते ही वांगजी ने महसूस किया कि बेडरूम पूरा अंधेरा है। हाँ, विंग ने ये किया था, उसने सारे कर्टन्स को बंद कर दिया था, सारा खिड़की बंद था, लाइट ऑफ था और उसने दरवाज़ा भी बंद करके रखा था। तो वांगजी ने बस दरवाज़ा खोला और वो अंदर चला गया। फिर उसने दरवाजे को बंद किया। वांगजी ने एक बार अच्छे से रूम को देखा और उसे महसूस हुआ कि विंग बेड पर है। तो वांगजी चुपचाप जाके विंग के पास लेट गया। विंग जगा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई अंदर आया है
ऑब्वियसली ये कौन हो सकता है विंग को पता है, लेकिन वो हिला नहीं और ना ही कोई शोर शराबा किया। वो बहुत ही शांत था और उसने अपने आँखों को बंद करके रखा था। जैसे ही विंग ने महसूस किया कि वांगजी उसके बगल में आके लेटा है, विंग अपनी आँखों को और भी खींचकर बंद कर लेता है। बट कुछ देर बाद जब उसे महसूस होता है कि वांगजी बस उसके बगल में लेटा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, उसने धीरे धीरे अपनी आँखों को खोला। लेकिन वो वांगजी की तरफ मुड़ नहीं रहा था। उसके आंखों से अभी भी लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। विंग बार बार अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते थक गया है और अपने आप को डांटते हुए भी थक गया है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे आज नहीं तो कल मूव ऑन तो करना था। वो कितनी देर तुम्हारा इंतज़ार करे जबकि तुमने ही उसे छोड़ा है। तुम उसे कब तक अपने लिए घुमाना चाहते हो वी वुशियान? तुम्हें इतना सेल्फिश होना नहीं चाहिए। ये सब कुछ विंग खुद को ही कह रहा था। वो खुद को ही बार बार डांटे जा रहा था। अभी वांगजी के कहे गए शब्द विंग को अपनी सोचों से बाहर लेकर आया था। सो वी, तुम्हारा नया बेडरूम तुम्हें कैसा लगा? और ये घर? विंग ने कुछ नहीं कहा। वांगजी ने दोबारा कहा, ये घर अब से तुम्हारा है। यहीं पर तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक रहना है, क्योंकि तुम यहाँ से बाहर जा नहीं सकते और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का परमिशन दूंगा। मैंने सुना कि तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते थे और तुम गार्ड से लड़ भी रहे थे। उनसे लड़ो मत, उनका दिमाग सही नहीं रहता। वो नहीं देखेंगे कि तुम कौन हो। वैसे तुम कोई हो नहीं, तो अगर तुम उनसे लड़ने जाओगे या फिर उनकी बातों को नहीं मानोगे तो वो अपना कंट्रोल खो देंगे। वो सारे अल्फाज हैं। वो तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, लेकिन कंट्रोल खो के वो तुम्हें शूट ज़रूर कर सकते हैं। तो उनसे बहस मत करना। यहाँ पर तुम्हें अपनी ज़रूरत का हर एक सामान मिलेगा, सिर्फ मुझे छोड़कर, क्योंकि ये जगह मेरे रहने के लिए नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। ये कहते हुए वांगजी थोड़ा और कंफर्टेबली लेट गया। विंग वांगजी के शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। वो अब उठकर बैठ गया। उसने वांगजी की तरफ अपने आँखों को छोटा करते हुए देखा और कुछ देर देखता ही रह गया, क्योंकि वांगजी बहुत ही रिलैक्स था। उसके आँखों में शांति दिख रहा था विंग को, और वो बहुत ही शांति से विंग को देखे जा रहा था। उसका नज़र विंग पर ही था। विंग और वांगजी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन विंग ने आई कांटेक्ट तोड़ दिया और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तुम मुझे यहाँ पर कैद नहीं कर सकते और तुम मुझे डरा भी नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊँगा? अगर वो गार्ड्स मुझे मारना ही चाहेंगे तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। मुझे यहाँ पर कैद कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये सुनकर वांगजी हंस पड़ा। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसके आंखों में एक ऐसा था कि वो विंग का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन सडनली उसने हंसना बंद कर दिया, एकदम सडनली, और वो भी उठकर बैठ गया। सीधा विंग के सामने बैठा था वो, और विंग के आंखों में आंखें डाल कर देख रहा था। फिर वांगजी ने कहा, हाँ, तुम्हें डर क्यों लगेगा? तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव जो हो विंग। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या है ना, इस स्ट्रॉन्गनेस का तुम यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, कोई भी नहीं। ना ही तुम यहाँ से जा सकते हो और ना ही कोई तुम्हें यहाँ से जाने देगा। मुझे पता है भागना तुम्हारा एक आदत है। तुम पहले भी भाग गए थे और इस बार भी भाग सकते हो, लेकिन डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। वांगजी के कहे गए शब्दों को सुनकर विंग का दिमाग फट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी क्या चाहता है। वो तुरंत वांगजी के कॉलर को पकड़ता है और अपने पास लेकर आता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, लॉन वांगजी, मुझसे दूर रहो। तुम मूव ऑन कर गए हो, ये तुमने कह तो दिया है, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। अपने गर्लफ्रेंड के पास रहो, उसे टाइम दो और मेरा पीछा छोड़ दो।
एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करो। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे साथ रहने में, तो मेरा पीछा छोड़ दो। समझ में आया तुम्हें? ये कहते हुए विंग ने वांग जी का कॉलर छोड़ा और वो बेड से उतर गया। वो वांग जी के सामने निकलना चाहता था, इसलिए वो सीधा डोर की तरफ जाने लगा, लेकिन वांग जी ने विंग का नेक पकड़ा और विंग को एक झटके में बेड पर फेंक दिया। वो पूरा झटके से बेड पर आके गिरा था और वो उसके बाद कुछ कर पाता या फिर बेड से उतर पाता उससे पहले ही वांग जी विंग के ऊपर आ गया था और वांग जी ने एकदम विंग का फेस पकड़ा था। उसके जॉ को वांग जी ने अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से विंग के दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर एकदम ग्रैब कर लिया था। अपने एक हाथ से ही विंग के दोनों हाथों को विंग के सर के ऊपर ग्रैब कर लिया था। फिर वांग जी ने अपना दांत पीसते हुए बोला, मैं मूव ऑन करूं या ना करूं, इससे तुम्हें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए विंग, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। तुम भूल चुके हो, याददाश्त कमज़ोर हो गया है तुम्हारा। अपने अल्फ़ा को कोई ऐसे छोड़कर जाता है? नेवर। कोई ओमेगा अपने अल्फ़ा को ऐसे नहीं छोड़कर जाता। तो तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तुम बंधे हुए हो मेरे साथ और उसके निशान तुम अपने सेंट ग्लैंड पर लेकर घूम रहे हो। तो तुम्हें तो मेरे पास ही रहना होगा जब तक मैं चाहूँ। यहाँ पर रहो और मेरा इंतज़ार करो। लेकिन आई प्रॉमिस विंग, तुम बस मेरा इंतज़ार ही करते रहोगे और हर बार निराश होते रहोगे। मैं तुम्हें निराश होते हुए देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए वांग जी ने विंग को छोड़ दिया और विंग को बेड पर छोड़ कर ही उठ गया। वो कमरे से निकलने से पहले एक बार विंग को देखता है और कहता है, पता नहीं अगली बार हम कब मिले, लेकिन इस नए जेल में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर तुम्हें सारे फैसिलिटीज़ तो मिलेंगे, लेकिन आज़ादी नहीं मिलेगा विंग। ये कहते हुए वांग जी निकल गया। वो सीधा फार्म हाउस से निकल के अपने कार में बैठ गया था। उसे शंघाई लौटना है। कल शाम को ही उसका फ़्लाइट है। वो साउथ कोरिया जाने वाला है। वहाँ पर सनफ्लावर के जितने भी ब्रांच हैं उनके सारे शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग है। तो वांग जी सीधा शंघाई जाने वाला है। एयरपोर्ट जाते हुए पूरे रास्ते वांग जी चुप था, लेकिन जैसे ही वो बीजिंग एयरपोर्ट पर अपना पाँव रखता है, वैसे ही वो सोंगलैन की तरफ मुड़ता है और कहता है, सोंगलैन, फार्म हाउस का गार्ड बढ़ा दो। कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही बाहर आना चाहिए। एंड हाँ, अंकल तक ये खबर पहुंचना चाहिए। इस बार मुझे देखना है कि अंकल क्या करते हैं। अंकल में कितना ज़्यादा ताकत है। ये कहते हुए वांग जी सीधा प्राइवेट लाउंज की तरफ चला गया। सोंगला ने वांग जी के बातों को सुना और उस हिसाब से काम किया। उसे सच में अपने बॉस का और उस ओमेगा का जो रिश्ता है उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन उसने मतलब सोंगला ने पिछले 24 आवर्स में जो कुछ भी देखा है वो बहुत हैरान कर देने वाला था। और उतने में ही मतलब 24 घंटे में सोंगलैन को पता चल गया था कि लान वांग जी के लाइफ में ये ओमेगा कितना कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो सोंगलैन ने वांग जी के बातों को फॉलो किया और उसने खुद ये खबर लैन कुरैन तक पहुंचा दिया। वांग जी जैसे ही बीजिंग से शंघाई पहुंचा, उसके पास लैन कुरैन का कॉल आया। वांग जी को पता था कि यही होने वाला है। वांग जी ने कॉल रिसीव किया। वो कुछ कहता या फिर वो हेलो भी कहता, उससे पहले लैन कुरैन चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा, वांग जी, तुमने उस ओमेगा को फिर से अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में सोचा भी कैसे? और तुम उस ओमेगा के पास गए ही क्यों? तुमने उस ओमेगा को अपने फार्म हाउस में क्यों रखा है? ये सब क्या चल रहा है वांग जी? पहले जब तुमने एक गलती किया था तब मुझे लगा था कि तुम बच्चे हो, ये तुम्हारे एज का प्रॉब्लम है, आगे जाके तुम समझ जाओगे, लेकिन तुमने दोबारा वही गलती कैसे कर दिया? तुम एक गलती बार बार नहीं कर सकते हो।
अभी के अभी उस ओमेगा को अपने फार्म हाउस से दफ़ा करो। वो ओमेगा लान फैमिली के लायक नहीं है, और वैसे भी उसने तुम्हें धोखा दिया। उसने तुम्हें पैसे के बदले छोड़ दिया था, याद है ना तुम्हें? वांग जी ने बस अंकल के कहे गए शब्दों को सुना और कहा, यस अंकल, मैंने सब कुछ सुना है और मुझे याद भी है कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। डोंट वरी अंकल, इस बार मैं बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। इतना कह के वांग जी ने कॉल को कट कर दिया। लेकिन लैन कुरैन वो कैसे वरी ना हो, वो कैसे परेशान ना हो, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ओहो, मुझे मुझे फिर से कुछ करना होगा। नहीं, इस बार आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन मैं उस ओमेगा को लैन फैमिली में नहीं आने दे सकता। वो लैन फैमिली के लायक नहीं है और ना कभी बनेगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। एंड बाय बाय, कल मिलेंगे।